नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमने लेसन नंबर 2 तक कवर कर लिया, सो दोस्तों आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 3। और दोस्तों आज का हमारा लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर 3.1। सो दोस्तों लेक्चर नंबर 3.1 यानी लेसन नंबर 3 में हमको पढ़ना क्या है, लिखा हुआ है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों की आवर्तिता। यानी तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है और इसकी आवर्तिता कैसे होती है, इन सारी चीजों को हमको पढ़ना है। सो दोस्तों लेसन को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे हमारा इस लेसन में हमको क्या पढ़ना है। सो दोस्तों इस लेसन में हम पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे, जिसके बारे में हम कई बार बताते हुए आते हैं कि दीर्घाकार आवर्त सारणी जो आपके लिए है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों यहीं पर आज दीर्घाकार आवर्त सारणी की भी बात होगी और इन्हीं लेक्चर्स के अंदर हम कई सारी चीज़ों की और बात करेंगे। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं कि आखिरकार तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया है वो किस प्रकार किया गया। सो बनाते हैं हेडिंग और देखते हैं क्या है तत्वों का वर्गीकरण। दोस्तों हमने हेडिंग बना लिया है तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण मोस्टली सर दो प्रकार से किया गया है। कैसे कैसे सभी लोग ने नाम सुना होगा कि एक होता है धातु, एक होता है अधातु। यानी जो तत्व होते हैं या तो वो धातु के फॉर्मेशन में होंगे या वो अधातु के फॉर्मेशन में होंगे। अब दोस्तों हमको ये देखना पड़ेगा कि जो धातु होती हैं वो क्या होती हैं और जो अधातु होती हैं वो क्या होती हैं, इनके सबके बारे में भी हमको देखना है। यानी तत्वों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। यानी जितने भी हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं वो तत्व या तो धातु होंगे या क्या होंगे, अधातु होंगे। अब ये धातु कैसे बनेगा, अधातु कैसे बनेगा, इन सारी चीजों की भी हम बात करेंगे। सो दोस्तों लिखते हैं कि तत्वों का वर्गीकरण क्या है। सर अभी बताया गया कि तत्वों को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला हेडिंग क्या बना लेते हैं, धातु। दूसरी हेडिंग क्या बना लेते हैं, अधातु। यानी पहला प्रकार होता है दोस्तों धातु, दूसरा होता है अधातु। धातु को दोस्तों मेटल बोलते हैं, अधातु को क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। धातु क्या होती हैं इसके बारे में भी देख लेते हैं। धातुएं, या इसको हटाते हैं, लिखेंगे दोस्तों यहां पर धातु वह तत्व होते हैं जिनमें निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। तो हमने क्या देखा, धातु क्या होते हैं, धातु जो होते हैं वो एक प्रकार के क्या होते हैं, तत्व ही तो होते हैं। जैसा हमने बताया तत्व को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया, या तो धातु के फॉर्मेशन में होगा या अधातु के फॉर्मेशन में होगा। अब ये बताया गया कि धातु जो होते हैं वह तत्व होते हैं जिनमें निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। अब ये गुण क्या होते हैं, तो दोस्तों इसको लिख लेते हैं। धात्विक चमक, आघात वर्धनीयता, उच्च ऊष्मा चालकता, उच्च विद्युत चालकता, इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। सो दोस्तों हमने क्या बताया कि तत्व जो हैं उनको दो तरीके से वर्गीकृत किया गया है। पहला प्रकार क्या होता है, धातु होता है, और दूसरा प्रकार क्या होता है, अधातु होता है। अब धातुएं क्या होती हैं, धातुएं एक प्रकार के तत्व ही हैं जिनमें निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। कौन से गुण पाए जाते हैं, यानी वह तत्व जिनमें धात्विक चमक होती है क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। आप धातु की डेफिनेशन यहां से भी निकाल सकते हैं कि धातु क्या होती है, वह तत्व जिनमें क्या होता है, धात्विक चमक होती है क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। या कैसा कह सकते हैं, वह तत्व जो जिनमें आघात वर्धनीयता होती है क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। या क्या कह सकते हैं, वह तत्व जिनमें उच्च ऊष्मा चालकता होती है क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। या हम क्या कह सकते हैं, वह तत्व जिनमें उच्च विद्युत चालकता होती है क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। या हम क्या कह सकते हैं, जिनमें ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। यानी धातु की डेफिनेशन हम कितनी तरीके से निकाल सकते हैं, 5 तरीके से। आदि भी लिख दिया है और भी कई तरीके से हम धातु की डेफिनेशंस को दे सकते हैं। यानी ऐसे तत्व जिनमें धात्विक चमक होती है या जिनमें आघात वर्धनीयता होती है, जिनमें उच्च ऊष्मा चालकता होती है, जिनमें उच्च विद्युत चालकता, जिनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं क्या कहलाती हैं, धातुएं कहलाती हैं। अब दोस्तों ये जो हो गई वो क्या है, सारी की सारी धातुओं को प्रदर्शित करती हैं। अब धात्विक चमक का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी धातु होती है उनमें क्या होती है, एक तरीके की चमक होती है। जैसे आयरन होता है, आयरन पे आप जब रेगमाल लगाते हैं
तो वो क्या करता है, शाइन करता है। सोना है, सोना क्या है, सोना एक प्रकार की धातु है। धातु क्या सोने में चमक होती है कि नहीं होती है, सभी को पता है सर सोने में क्या होती है, चमक होती है। कॉपर क्या है, कॉपर एक धातु है, कॉपर में क्या चमक है कि नहीं है, तो सभी का आंसर क्या होगा, यस सर कॉपर में चमक होती है। अब हम बात करें क्या सिल्वर, सिल्वर जो होती है यानी चांदी जो होती है, क्या उसमें चमक होती है कि नहीं होती है, तो आप क्या कहेंगे, यस सर उसमें क्या होती है, चांदी होती है। जब सॉरी उसमें क्या होती है, चमक होती है। अगर चमक होती है तो इसका मतलब उसकी चमक कैसी है, उसकी चमक जो है वो कैसी है, धात्विक चमक है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। यानी यहां पर अगर हमको एग्जांपल लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं सर, कॉपर होता है, सिल्वर होता है, सोना यानी एरोनियम होता है, आयरन होता है और सोडियम होता है। ऐसी कई सारी धातुएं हैं। जब हम पीरियोडिक टेबल आपको पूरी बना के दिखाएंगे, और दोस्तों जैसा कि हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल के लिए, तो दोस्तों हमारे साथ आप जब पीरियोडिक टेबल सीखेंगे और एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल आप 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर आसानी से बना सकते हैं। ये कब होगा, जब आप मेरे साथ आप प्रैक्टिस करेंगे। सो दोस्तों जैसा कि हमने क्या बताया कि कॉपर है, सिल्वर है, एरोनियम, इसको बोलते हैं एरोनियम, यही क्या है, ये सोना है, ठीक है, एरोनियम होता है, ये आयरन है, ये क्या है, सोडियम है, ये सारी की सारी क्या है, धातुएं हैं। और भी बहुत सारी धातुएं हैं, जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो वहां पर हम धातुओं की भी बात करेंगे, यानी जिनमें क्या होती है, चमक होती है। कैसी चमक, धात्विक चमक, ठीक है। अब पहला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आघात वर्धनीयता, ये क्या होती है। आघात का मतलब होता है जिन पर चोट पहुंचाने से वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, आघात वर्धनीयता। अब जैसे आयरन का कोई आप एक टुकड़ा लीजिए, यानी लोहे का आप टुकड़ा लेंगे और उस पर हथौड़े से आप उसको क्या करिए, पीटिए। जब आप उसको हथौड़े से उस पर क्या करते हैं, हथौड़ा आप उस पर चलाते हैं, तो वो क्या होता है, आयरन का टुकड़ा क्या होता है, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। सभी को पता है, आयरन को गर्म करिए, फिर गर्म करके उस पर हथौड़े मारिए, फिर देखिए वो अलग अलग शेप में क्या होता है, बढ़ता है। उसी को ही क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता। आघात का मतलब होता है दोस्तों चोट पहुंचाना, वर्ध का मतलब होता है बढ़ना, यानी किसी भी धातु पर अगर आप आघात करते हैं तो वो क्या होता है, बढ़ता है। और इसी गुण को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों उच्च ऊष्मा चालकता, क्या होती है ये ऊष्मा चालकता। ऊष्मा का मतलब क्या होता है, हीट, यानी जिनमें से हीट क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, आसानी से हीट ट्रांसफर हो जाती है, उसे ही क्या बोलते हैं, उच्च ऊष्मा चालकता। यानी उसमें ऊष्मा का चालन हो सकता है, चालन का मतलब उसमें से ऊष्मा प्रवाहित हो सकती है। सिंपल सी बात है, आप एक आयरन की रॉड लीजिए, उसको आयरन की रॉड का एक सिरा आप आग में रख दीजिए और दूसरा सिरा आप पकड़े रहिए। कुछ समय बाद जो आयरन का सिरा आपके हाथ में है वो भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसका पहला सिरा कहाँ है, आग के अंदर है। अगर वो आग के अंदर है, अब वो गर्म क्यों हुआ, गर्म इसलिए हुआ क्योंकि उसमें क्या है, ऊष्मा चालकता, यानी जो उसमें हीट होती है वो ट्रांसफर हो जाती है। उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को हीट देता है, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल को। इस तरीके से पूरी की पूरी जो आयरन की रॉड है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं, इसमें उच्च ऊष्मा चालकता होती है। अब हम बात करेंगे किसकी, उच्च विद्युत चालकता। सिंपल सी बात है, यहां ऊष्मा का मतलब क्या था, जहां पर ऊष्मा प्रवाहित हो सकती है। अब दोस्तों यहां पर क्या लिखा हुआ है, विद्युत चालकता, यानी इसमें क्या प्रवाहित हो सकती है, विद्युत। विद्युत का मतलब इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक का मतलब करंट, यानी जिसमें से करंट फ्लो हो सकती है या प्रवाहित हो सकती है, वही क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। सिंपल सी बात है। क्या कॉपर, आपने जितने सारे वायर देखे होंगे, लगभग सारे वायर काहे के होते हैं, कॉपर के ही तो होते हैं। वायर का मतलब तार, जो घर की वायरिंग वगैरह कराते हैं, सो उसमें जो अंदर जो तार होता है वो काहे का होता है, कॉपर का होता है। कई लोग क्या करते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट में जोड़ने के लिए एल्यूमिनियम के भी तार बनते हैं, वो भी क्या एक तरीके की धातु है। क्यों एल्यूमिनियम लगाया गया, क्योंकि उसमें क्या है, विद्युत चालकता। विद्युत चालकता का मतलब उसमें से विद्युत प्रवाहित हो सकती है। सिल्वर क्या होती है, सिल्वर इज द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी,
यानी सिल्वर क्या होती है, सिल्वर सबसे अच्छा चालक है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, यानी विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, सिल्वर है। और सिल्वर के बाद कौन सा आता है, कॉपर आता है, यानी सबसे अच्छा चालक जो है वो क्या है, सिल्वर है। लेकिन सिल्वर क्या है, बहुत महंगी है, इसीलिए किस चीज का यूज करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं। सो दोस्तों क्या हुआ सर, सिल्वर है, कॉपर है, ये सारे के सारे हमारे क्या है, विद्युत के चालक है। अब दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। क्या लिखा हुआ है, इनके ऑक्साइड प्रायः कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। क्षार का मतलब क्या होता है दोस्तों, OH माइनस, ठीक है। यानी जो इनके ऑक्साइड होते हैं, जैसे हम बात कर लें यहाँ पर कॉपर, कॉपर के साथ अगर ऑक्सीजन लगा होगा तो ये कैसा होगा, क्षारीय होगा। और एक ऑक्सीजन को ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। अगर एक ऑक्सीजन किसी के धातु के साथ लग जाएगा तो उसकी प्रकृति कैसी होगी दोस्तों, क्षारीय होगी। इसी तरीके से क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होगा, सोडियम ऑक्साइड होगा, ये सारे के सारे दोस्तों क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सारे पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ेंगे हम कहाँ की तरफ, अधातु की तरफ। क्या होता है अधातु, सिंपल सी बात है, सिंपल सी लैंग्वेज है। अधातु वह होते हैं जिनमें ये गुण नहीं पाए जाते हैं। शॉर्ट में डेफिनेशन लिख दिया। अब ये क्या है, ये एक तरीके की डेफिनेशन हो गई। आप लोग कहेंगे कि सर ये डेफिनेशन, ये कौन सी डेफिनेशन है, आपने तो एक एरो बनाया और एरो बना के काट दिया। सिंपल सी बात है, डेफिनेशन क्या है, अधातु क्या होते हैं दोस्तों, वह तत्व अधातु होते हैं जिनमें ये गुण नहीं पाए जाते हैं। क्या कहलाएंगे, अधातु कहलाएंगे। यानी जो अधातु होते हैं ना तो उसमें धात्विक चमक पाई जाती है, ना तो वो आघात वर्धनीय होते हैं, ना ही उनमें उच्च ऊष्मा चालकता होती है, और ना ही उनमें उच्च विद्युत चालकता होती है। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है, ये गुण अगर पाए जाते हैं तो क्या होगा, धातु होगा। अगर ये गुण नहीं पाए जाते हैं दोस्तों तो क्या होगा, अधातु होगा। अब दोस्तों पांचवा पॉइंट क्या कह रहा था कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। और हम आपसे पूछे अधातु के ऑक्साइड कैसे होंगे, तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा सर, अधातु के जो ऑक्साइड होंगे वो अम्लीय होते हैं। यानी धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड दोस्तों कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। इनके ऑक्साइड यहाँ पर हम शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं, इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। दोस्तों परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर चीजों को आपको समझना है। ओवरव्यू देके हम आपको सारी चीजें समझाएंगे, यहाँ पर चीजें समझते रहनी। और इनका डिटेल नोट जो है वो आपको कहाँ दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है। लिंक पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करके संपर्क भी कर सकते हैं। सो दोस्तों तैयारी को रोकना नहीं है, अपनी तैयारी करते रहना है। अगर एक बार तैयारी रुक गया, यानी पढ़ाई को हमने फोकस, पढ़ाई पर अगर हमने फोकस नहीं किया तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी और हमको इतनी आसानी से समझ में नहीं आएंगी। करना क्या है, रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। जितना पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक छोटा सा बनाएंगे, क्या, नोट बनाएंगे। आइए दोस्तों बनाते हैं नोट। दोस्तों यहाँ पर हमने एक नोट बना लिया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जब हमने बोला था यहाँ पर एक नोट बनाएंगे तो कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे सर यहाँ पर 2000 का नोट बनाएंगे। सो दोस्तों 2000 का नोट हम यहाँ नहीं बनाएंगे। नोट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको बनाना है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों क्या होगा। और दोस्तों एक चीज और रह गई है, यहाँ पर हमने धातु का तो एग्जांपल देख लिया, अधातु के भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब भी वहां पर भी देख लेंगे। जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सारी की सारी आपकी क्या है, अधातु हैं, ठीक है। सो दोस्तों हम आते हैं अपने नोट पर। नोट में दोस्तों हम क्या लिखेंगे, उपधातु। दोस्तों उपधातु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड। दोस्तों उपधातु को क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड। अब उपधातु क्या है, जैसा हमने बताया तत्वों को दो तरीके से वर्गीकृत किया गया है, या तो वो क्या होगा, धातु होगा, या तो वो क्या होगा, अधातु होगा। अब दोस्तों जो नोट है उसमें लिखा हुआ है उपधातु। क्या होता है उपधातु, दोस्तों उपधातु वो होते हैं जो धातु के भी गुण प्रदर्शित करते हैं और
अधातु के भी गुण प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, वो क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, हमने क्या बोला? हमने ये कहा है आपसे, ऐसे तत्व जो धातु के भी गुण प्रदर्शित करते हैं और अधातु के भी गुण प्रदर्शित करते हैं, क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपधातु। यानी जो धातु के गुण प्रदर्शित करें और अधातु के गुण प्रदर्शित करते हैं, उपधातु कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल दोस्तों देख लेते हैं। क्या होते हैं? सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, और क्या होता है दोस्तों? आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है आदि। यानी ये दोस्तों क्या हैं आपके? ये सारी के सारी क्या हैं? उपधातुएं हैं। पोलोनियम होता है, ये सारी के सारी क्या हैं? पोलोनियम को किससे लिखते हैं? पीओ से लिखते हैं। पोलोनियम भी क्या है आपकी? एक तरीके की उपधातु है। जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो वहां पर हम उपधातु को भी बता देंगे कि ये जो तत्व होते हैं वो उपधातु होते हैं, ये तत्व धातु होते हैं, और ये वाले तत्व क्या होते हैं? अधातु होते हैं। सो दोस्तों कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, चीजों को समझना। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं धातु क्या है, अधातु क्या है, उपधातु क्या है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बढ़ेंगे हम आगे की तरफ और देखेंगे हमारा अगला टॉपिक क्या होगा। सो दोस्तों हमारा टॉपिक क्या है? न्यूलैंड का अष्टक का नियम। आइए दोस्तों बनाते हैं हेडिंग और देखते हैं क्या है ये नियम। सो दोस्तों क्या है न्यूलैंड का अष्टक का नियम? हेडिंग बना हुआ है न्यूलैंड का अष्टक नियम। लिखा हुआ है दोस्तों, तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम से व्यवस्थित करने पर प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण से मिलते हैं। ये किसने बताया था? न्यूलैंड का अष्टक नियम दिया गया था। किसने दिया था? न्यूलैंड जी ने दिया था अष्टक का नियम। इन्होंने ये बताया था कि तत्वों को अगर उनके परमाणु भारों के, परमाणु भार को अंडरलाइन कर लेंगे, इन्होंने किसकी बात करी थी? परमाणु भार की बात करी थी। ये क्या कह रहे थे कि ऐसे तत्व इनको परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में आप व्यवस्थित करिए। यानी सबसे छोटा परमाणु क्रमांक पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, इस तरीके से यानी परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम से जब आप तत्वों को वर्गीकृत करते हैं या व्यवस्थित करते हैं, तब आप ये पाएंगे कि जो 8वां तत्व होगा, यानी जब आप इस तरीके से रखेंगे तत्वों को, तो जो 8वां तत्व होगा उसका गुण जो होगा वो पहले तत्व के गुण से मिलता हुआ होगा। अगर उसका गुण पहले तत्व के गुण से मिलता हुआ होता है तो इसीलिए उनको क्या करते हैं? समान गुणों वाले तत्वों को एक दूसरे के नीचे रखते हैं। सो दोस्तों यही देखेंगे क्या होगा ये। जैसे हमने यहाँ पर सिंपल से तत्व लिख लिए हैं, लिथियम Li Be BCNOF, NaAlSiSCl। सो दोस्तों इस तरीके से हमने तत्वों को लिखा हुआ है। सो यहाँ पर Li का जो परमाणु भार होता है दोस्तों, इन सभी तत्वों के परमाणु भारों को हम लिख लेते हैं। सो दोस्तों इन सभी तत्वों के हमने परमाणु भारों को लिख लिया है। क्या लिखा हुआ है? 7, 9, यानी Be का परमाणु परमाणु भार कितना होता है? 9 होता है। बोरॉन का 11 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है। इस तरीके से तत्वों के परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में हमने क्या कर दिया? तत्वों को व्यवस्थित कर दिया। अब सबसे छोटा परमाणु भार पहले है, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। इस तरीके से हमने तत्वों के परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। फिर न्यूलैंड ने क्या कहा था कि जब आप परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को व्यवस्थित करेंगे, तब आप ये पाएंगे जो 8वां तत्व होगा उसका गुण पहले तत्व से मिलता हुआ होगा। अब दोस्तों देखते हैं 8वां तत्व कौन सा होगा। पहला तत्व, दूसरा तत्व, तीसरा तत्व, चौथा तत्व, 5वां तत्व, छठा तत्व और 7वां तत्व। यानी ये कौन सा तत्व है दोस्तों? 8वां तत्व है। इसका गुण जो मिलता होगा वो पहले तत्व से मिलता हुआ होगा। पहला तत्व का मतलब क्या हो गया? इसका गुण जो होगा वो किससे मिलता होगा? लिथियम से मिलता होगा। अब ये क्यों मिलेगा, जब हम आगे पढ़ेंगे तो वो भी आपको पता चल जाएगा।
सो Na का गुण किससे मिलता है? लिथियम से मिलता है। सो इसका गुण तो इससे मिल गया। अब हम यहां से गिनना शुरू करें, पहला तत्व, दूसरा तत्व, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अब ये दोस्तों कौन सा तत्व हो गया? आठवां तत्व हो गया। अब इस आठवें तत्व के लिए पहला तत्व कौन हो जाएगा दोस्तों? इस आठवें तत्व के लिए पहला तत्व कौन हो जाएगा? Be हो जाएगा। यानी इसका गुण जो मिलता होगा वो किससे मिलता होगा? Be से मिलता होगा। अब हम इसकी बात करें, ये पहला तत्व, दूसरा तत्व, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अब ये कौन सा तत्व हो गया दोस्तों? आठवां तत्व हो गया। यानी जो इसका गुण होगा वो किससे मिलता होगा दोस्तों? इसका जो गुण होगा वो किससे मिलता होगा? Be से मिलता होगा। इस तरीके से Si का गुण किससे मिलेगा दोस्तों? तो सभी को पता होगा Si का गुण किससे मिलेगा? कार्बन से मिलेगा। P का गुण किससे मिलेगा दोस्तों? P का गुण जो मिलेगा वो नाइट्रोजन से मिलेगा। और जो दोस्तों S का गुण मिलेगा वो किससे मिलेगा? ऑक्सीजन से मिलेगा। और Cl का जो गुण मिलता हुआ होगा वो दोस्तों किससे मिलता होगा? F यानी फ्लोरीन से मिलता हुआ होगा। यानी न्यूलैंड जी ने क्या कहा था? इन्होंने बताया था जब हम तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो हम ये पाते हैं कि आठवें तत्व का जो गुण होता है वो पहले तत्व से मिलता होता है। अगर इनके गुण आपस में मिलते हैं तो इनको हम एक दूसरे के नीचे क्यों ना रख दें, तो हमको इस तरीके से रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो न्यूलैंड जी ने यही बताया था कि आठवें तत्व का गुण जो होता है वो पहले तत्व से मिलता है। और यही न्यूलैंड का क्या था? अष्टक का नियम था। और इन्होंने किसकी बात करी थी? परमाणु भार की बात करी थी। ध्यान रखेंगे कि किस चीज के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया? परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर क्या हुआ था कि आठवें तत्व का गुण जो होता है वो पहले तत्व से मिलता है। यही न्यूलैंड का अष्टक का नियम था। लेकिन न्यूलैंड के अष्टक का नियम ये बहुत पहले हुआ था, तो न्यूलैंड के अष्टक नियम से सभी तत्वों को व्यवस्थित नहीं किया जा सका। यानी न्यूलैंड का अष्टक नियम कहीं ना कहीं क्या हो गया? फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि यहां से कई सारे तत्व ऐसे भी पाए गए जिनको इस क्रम में रखा नहीं जा सकता है। सो दोस्तों इसके बाद और एक नियम आया था, वो नियम क्या होगा उसकी भी हम बात करेंगे। सो दोस्तों इन तत्वों को इस तरीके से न रख के हम क्या कर सकते हैं? कुछ दूसरे तरीके से भी रख सकते हैं। कैसे रखेंगे? इसको हटाते हैं नीचे वाला पहले। सो दोस्तों Na का गुण किससे मिलता था? Li से मिलता था। यानी Li के नीचे हम क्या कर सकते हैं? लिथियम के नीचे सोडियम को रख सकते हैं। इसका परमाणु भार कितना है? 23 है। ठीक है। अब हम इसकी बात करें, बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का गुण किससे मिलता है? मैग्नीशियम से मिलता है। यानी Mg से मिलता है। मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना है? 24। इस तरीके से बोरॉन का किससे मिलता है? एल्यूमिनियम से मिलता है। इसका परमाणु भार कितना है? 27। सिलिकॉन कार्बन से मिलता है, इसीलिए इसको यहाँ पर रख देते हैं। इसका कितना है? 28। यहाँ पर क्या आ जाएगा? फास्फोरस आ जाएगा। इसका कितना होता है दोस्तों? 31। यहाँ पर सल्फर आ जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और फ्लोरीन का गुण दोस्तों किससे मिलता है? 35.5 यानी क्लोरीन से मिलता है। यानी अब इन तत्वों को इस तरीके से नहीं बल्कि इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। यानी ये वाला हम हटा देते हैं। सो दोस्तों हमने क्या देखा? जैसे वहां पर लिखा हुआ था, तो दोस्तों हमने क्या देखा कि लिथियम का गुण सोडियम से मिलता था, इसीलिए हमने क्या कर दिया? लिथियम के नीचे सोडियम को रख दिया। बेरिलियम का गुण मैग्नीशियम से मिलता था तो बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम को रख दिया। यानी यहां पर भी क्या है? देखिए परमाणु भार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? पहले 7 था, बाद में कितना हो गया? 23 हो गया। अगर इधर भी जाएंगे तब भी क्या है? परमाणु भार क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। यहाँ 7 था, यहाँ कितना हो गया? 9 हो गया। इसमें देखिए यहाँ 9 था, यहाँ 24 हो गया। अगर इधर जाएंगे तो यहाँ 9 है, यहाँ कितना हो गया? 11 हो गया। यानी जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो जो 8वें तत्व का गुण होता है वो पहले तत्व से मिलता है। यही कौन सा नियम है दोस्तों? न्यूलैंड का अष्टक नियम। जैसा कि हमने बताया कि सभी तत्वों के वर्गीकरण के लिए न्यूलैंड का अष्टक नियम के द्वारा हमें तत्वों के वर्गीकरण में सफलता नहीं मिल सकी, इसीलिए हमारा अगला नियम आया। और दोस्तों वो अगला नियम क्या है? अगला नियम दोस्तों हमारा है मेंडलीफ का नियम। आइए दोस्तों बनाते हैं हेडिंग और देखते हैं ये मेंडलीफ का नियम क्या है। तो दोस्तों क्या है मेंडलीफ का नियम? यानी हमने हेडिंग बना लिया है मेंडलीफ का आवर्त नियम। कैसा नियम? आवर्त नियम। ठीक है।
और इसको क्या बोलते हैं, मूल आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं, मूल आवर्त सारणी। क्या होती है ये? पहला पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि परमाणु भार तत्वों के मूल लक्षण होते हैं, यानी ये भी कहीं ना कहीं न्यूलैंड से सहमत थे और इन्होंने भी क्या बताया कि जो परमाणु भार होते हैं वो तत्वों के क्या होते हैं, मूल लक्षण होते हैं। न्यूलैंड ने भी यही बताया था कि परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम से हम क्या करेंगे, तत्वों को रखेंगे। सो इन्होंने भी अपना पहला पॉइंट क्या बताया कि परमाणु भार जो होते हैं वो तत्वों के मूल लक्षण होते हैं, यानी इन्होंने भी किस पर फोकस किया, परमाणु भार पर फोकस किया। दूसरा पॉइंट क्या बताया कि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम से क्षैतिज पंक्तियों में, किस प्रकार की पंक्तियों में, क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित करने पर तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों की एक नियमित अंतर से पुनरावृत्ति होती है। अतः गुणों की इस पुनरावृत्ति को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, आवर्तिता कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्तिता, यानी पीरियोडिसिटी बोलते हैं इसको। यहां पर लिखा हुआ है आवर्तिता के बारे में हमको पढ़ना था। तो इन्होंने दूसरे पॉइंट में यह बताया कि तत्वों को हम अगर जब परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में जब हम क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि एक नियमित अंतर से, ठीक है, एक नियमित अंतर के बाद क्या होता है, गुण क्या होने लगते हैं, समान होने लगते हैं। यही तो हुआ था। क्या होता था, आठवें तत्व का गुण जो होता था वो पहले तत्व से मिलने लगता था। गुण क्या होने लगते हैं, एक नियमित अंतर के बाद क्या होने लगते हैं, समान होने लगते हैं। अगर गुण समान होने लगे तो गुणों की इस समानता को ही, या क्या लिखा है, गुणों की इस पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब पहले का गुण जो है वो आठवें तत्व के गुण से मिलता जुलता है, यानी पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोबारा वही चीज का होना। सो दोस्तों, गुणों की इस पुनरावृत्ति को ही हम क्या कहते हैं, आवर्तिता कहते हैं। अगर किसी एक चीज का गुण किसी दूसरी चीज से मिलता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसकी गुण की पुनरावृत्ति हो गई। अगर गुण की पुनरावृत्ति हो गई तो उसको हम दोस्तों क्या बोल सकते हैं, आवर्तिता। यानी अगर गुण आपस में समान हो गए तो हम क्या बोल सकते हैं, इनमें क्या है, आवर्तिता है। क्यों आवर्तिता है, क्योंकि इनके गुणों में आपस में क्या है दोस्तों, समानता है। जैसा कि हमने बताया था कि Li Be BCNOF कुछ यही तो रखते थे। और हम क्या कहते थे कि लिथियम का गुण किससे मिलता है, सोडियम से मिलता है। बेरिलियम का किससे मिलता है, मैग्नीशियम से मिलता है। बोरॉन का किससे मिलता है, एल्यूमिनियम से मिलता है। कार्बन का किससे मिलता है, सिलिकॉन से मिलता है। नाइट्रोजन का फास्फोरस से, ऑक्सीजन का सल्फर से, फ्लोरीन का क्लोरीन से। क्या हुआ सर, परमाणु भारों के जब बढ़ते हुए हमने इनको रखा, और कैसे रखा, क्षैतिज पंक्तियों में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्षैतिज का मतलब क्या होता है, ठीक है, हॉरिजेंटल। क्या होता है, हॉरिजेंटल। ये इस तरीके की जो लाइन होती हैं इनको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज पंक्तियां। क्या बोलते हैं, क्षैतिज पंक्तियां, यानी हॉरिजेंटल लाइन। ये दोस्तों कैसी है लाइन, हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल का मतलब इस तरीके से। और वर्टिकल दोस्तों, वर्टिकल का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल। वर्टिकल लाइन इसको बोलते हैं दोस्तों ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर पंक्ति बोलते हैं, या इसको क्या बोल सकते हैं, खड़ी लाइन, खड़ी पंक्ति। क्या बोल सकते हैं, खड़ी पंक्ति। ये कैसी है, इसको पड़ी पंक्ति नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये सर क्षैतिज लाइन है। क्षैतिज का मतलब क्या होता है, हॉरिजेंटल लाइन। अब हमने कैसे व्यवस्थित किया, परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में हमने कैसे व्यवस्थित किया, कुछ इसी तरीके से तो व्यवस्थित किया है। और ये लाइन कैसी होती है, क्षैतिज लाइन होती है। परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम से क्षैतिज पंक्तियों में, ये क्षैतिज पंक्तियों में हमने क्या किया, व्यवस्थित करने पर तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, गुण दो प्रकार के, या तो भौतिक गुण होगा या रासायनिक गुण होगा। भौतिक गुण क्या होते हैं, जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, क्या कहलाएंगे, भौतिक गुण पर कहलाएंगे। और रासायनिक गुण क्या होते हैं, जिनमें कोई नया पदार्थ बन जाता है, क्या कहलाते हैं, रासायनिक गुण कहलाते हैं। सो भौतिक और रासायनिक गुणों की एक नियमित अंतर से दोस्तों क्या होती है,
पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब एक जैसे गुण आपस में क्या होने लगते हैं, मिलने लगते हैं, और गुणों की इस पुनरावृत्ति को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, आवर्तिता कहते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं आवर्तिता क्या होती है, गुण कैसे पुनरावृत्ति करेंगे, ये सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि क्षैतिज पंक्तियों में हमने इनको परमाणु भारों के जब बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया तो हमने ये पाया कि एक नियमित अंतर से, यानी इसका परमाणु क्रमांक कितना था दोस्तों, इसका था 9 और इसका कितना था 23 था, यही तो था। तो दोस्तों आप क्या कहेंगे, सर ये नहीं था, यानी लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना था, 7 था। ध्यान रखेंगे लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना था, ये नहीं था बल्कि कितना था, 7 था। और सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना था, 23 था। एक नियमित अंतर से, अब ये अंतर जो है वो नियमित है, एक नियमित अंतर से गुणों की क्या हुई, पुनरावृत्ति हुई। यानी लिथियम का गुण किससे मिला, सोडियम से मिला। इसी प्रकार बेरिलियम का गुण किससे मिला, मैग्नीशियम से, बोरॉन का एल्यूमिनियम से, कार्बन का सिलिकॉन से, नाइट्रोजन का फास्फोरस से, ऑक्सीजन का सल्फर से, फ्लोरीन का क्लोरीन से। इनके गुणों की पुनरावृत्ति हुई और इस गुण की पुनरावृत्ति को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, आवर्तिता कहते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। सो दोस्तों जैसा कि हमने अगला टॉपिक बना लिया है, क्या लिखा हुआ है, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के लक्षण। यानी जो अभी हमने ये पढ़ा था कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी बेस किस पर थी, परमाणु भार पर बेस थी। उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट भी, आवर्तिता वाला पॉइंट भी पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इसके मूल आवर्त सारणी के जो लक्षण है वो है क्या, उनको हमने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है। इन पॉइंट्स को हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों पहला पॉइंट लिखा हुआ है, तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम से 10 क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया। इन्होंने क्या बताया था कि परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में हम क्या करेंगे, क्षैतिज पंक्तियों में तत्वों को क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। तो लक्षण क्या निकला कि कितनी क्षैतिज पंक्तियों में हम व्यवस्थित करेंगे, 150 कितनी क्षैतिज पंक्तियों में। तो आंसर दोस्तों क्या मिला, सर 10 क्षैतिज पंक्तियों में हम तत्वों को क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन्होंने क्या बताया था कि तत्वों को हम क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित करेंगे। कैसे व्यवस्थित करेंगे, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो इन्होंने क्या बताया कि सर जो 10 कितनी क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित करेंगे, 10 क्षैतिज पंक्तियों में। क्षैतिज का मतलब दोस्तों क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब इस तरीके से जो लाइंस होती हैं वो क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इन क्षैतिज पंक्तियों को हम क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इन क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। श्रेणी को बोलते हैं सीरीज। या हम आपसे पूछे मेंडलीफ ने कितनी श्रेणियां बताई थी, तो आपका आंसर क्या होगा, सर 10 श्रेणियां बताई थी। हम आपसे कहें मेंडलीफ ने कितनी क्षैतिज पंक्तियां बताई थी, तो आप क्या कहेंगे, सर 10 क्षैतिज पंक्तियां बताई थी। क्षैतिज पंक्तियों को ही क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। या हम श्रेणी कहें या क्षैतिज पंक्तियां कहें, तब भी आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, 10 होगा। अब दोस्तों बात करते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, इन श्रेणियों को, यानी ये जो 10 श्रेणियां हैं, इन श्रेणियों को 7 क्षैतिज कॉलमों में और 8 खड़े कॉलमों में बांटा गया। कितने क्षैतिज कॉलम में, 7। कितने क्षैतिज कॉलम में, 7। क्षैतिज कॉलम का मतलब इस तरीके से 7 क्षैतिज कॉलमों में और 8 खड़े कॉलमों में। जैसे खड़े के लिए हमने क्या बताया था, इसे बोलते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल का मतलब इसको क्या बोलते हैं, खड़ी लाइन। ठीक है, या ऊर्ध्वाधर लाइन। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ा। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि 8 खड़े कॉलमों में और 7 क्षैतिज कॉलमों में बांटा गया। यानी तत्वों को जो रखा जाएगा वो 7 क्षैतिज कॉलमों में और 8 खड़े कॉलमों में रखा जाएगा। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो 7 क्षैतिज कॉलम है इनको क्या कहते हैं, और जो 8 खड़े कॉलम है इनको क्या कहते हैं। सो दोस्तों लिखा हुआ है 7 क्षैतिज कॉलमों को क्या कहते हैं, आवर्त। क्या कहते हैं दोस्तों, आवर्त कहते हैं। और 8 खड़े कॉलमों को दोस्तों हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। इसीलिए क्या बोला जाता है, मेंडलीफ का आवर्त नियम। आवर्त नियम क्यों बोला गया, क्योंकि जो 7 क्षैतिज कॉलम होते हैं इन्हें ही दोस्तों हम बोलते हैं आवर्त, और आवर्त को इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड।
क्या बोलते हैं, पीरियड। और वर्ग को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं क्या, ग्रुप। क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्रुप बोलते हैं। यानी जो 7 क्षैतिज कॉलम होते हैं इनको क्या बोलते हैं, पीरियड, PRIOD, पीरियड यानी आवर्त इसको बोलते हैं। और जो 8 खड़े कॉलम होते हैं दोस्तों इनको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, या हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। सो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि आवर्त क्या होते हैं और ग्रुप क्या होते हैं। जो क्षैतिज कॉलम होते हैं उनको हम आवर्त कहते हैं, और जो खड़े कॉलम होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है पॉइंट, लिखा हुआ है रासायनिक गुणों में समानता रखने वाले तत्वों को एक वर्ग में रखने के लिए, यानी ऐसे तत्व जिनमें रासायनिक गुणों में समानता हो। और यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसे तत्व जिनमें गुणों में समानता होती है उनको कहां रखते हैं, एक दूसरे के नीचे रखते हैं। हमने किया क्या था, Li के नीचे किसको रखा था, Na को रखा था कि नहीं रखा था। अब दोस्तों ये कैसी लाइन है, ये वर्ग ही तो हुआ, ये ऊर्ध्वाधर लाइन है कि नहीं है। तो अगर ये ऊर्ध्वाधर लाइन है तो किस में रख रहे हैं हम, वर्ग में रख रहे हैं। यानी जिनके गुणों में आपस में क्या होती है, समानता होती है, उनको हम कैसे रखते हैं, वर्ग में। यानी जिनके गुणों में समानता है उनको एक के नीचे एक तत्व को रखते हैं, Li के नीचे Na को रखते थे, Be के नीचे किसको रखते थे, Mg को रखते थे। अब इसके नीचे अगर हमने रखा है तो इसका मतलब ये लाइन हमारी कैसी है, खड़ी लाइन है, और खड़ी लाइन को हम क्या कहते हैं, वर्ग ही तो कहते हैं। सो वही लिखा है कि रासायनिक गुणों में समानता रखने वाले तत्वों को किसमें रखने के लिए, एक प्रकार के वर्ग में रखने के लिए कहीं कहीं पर तत्वों के परमाणु भारों के क्रम को बदलना पड़ा। किसको बदलना पड़ा, तत्वों के परमाणु भारों के क्रम को बदलना पड़ा। क्रम का मतलब क्या हो गया, हमको बताया गया है कि तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखना है, लेकिन हमको ये भी तो देखना था कि इनके रासायनिक गुण भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। अगर रासायनिक गुण समान नहीं है और इनको एक क्रम में रख देंगे तब तो ये गड़बड़ हो जाएगा। जिनके रासायनिक गुण समान है उनको एक पास रखेंगे, फिर चाहे उनके परमाणु भार कम हो या ज्यादा हो। तो दोस्तों यही लिखा है कि रासायनिक गुणों में समानता रखने वाले तत्वों को एक वर्ग में यानी जिनके गुण समान है उनको एक ही वर्ग में रखना है। रखने के लिए कहीं कहीं पर तत्वों के परमाणु भारों के क्रम को बदलना पड़ा, और कहीं कहीं पर रिक्त स्थान छोड़ना पड़ा। क्या करना पड़ा, कहीं कहीं पर रिक्त स्थान छोड़ना पड़ा। दोस्तों रिक्त स्थान का मतलब क्या होता है, खाली जगह, ठीक है। अगर कोई तत्व ऐसे मिल गए जिनके परमाणु भारों में जरूरत से ज्यादा अंतर है, तो मेंडलीफ ने क्या बताया कि ये जो अंतर है वो इतना अंतर नहीं हो सकता, इनके बीच में भी कुछ ऐसे तत्व आ सकते हैं जिनके परमाणु क्रमांक इन तत्वों के परमाणु क्रमांक के बीच में होंगे। अब दोस्तों मेंडलीफ के समय केवल 60 से भी कम तत्व ज्ञात थे। आज की डेट में लगभग 118 तत्व हमें ज्ञात हैं, लेकिन पहले कितने ज्ञात थे, केवल 60 से भी कम तत्व ज्ञात थे। इसीलिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी को मूल आवर्त सारणी कहते हैं, क्योंकि मेंडलीफ ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि कुछ प्रकृति में बाद में ऐसे भी तत्व खोजे जा सकते हैं जिनके परमाणु क्रमांक हमारे परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के हो सकता है बीच में आ जाए या हो सकता है इसके आगे आ जाएं। तो इन्होंने कई जगह पर क्या किया, रिक्त स्थान छोड़ दिया। रिक्त स्थान का मतलब होता है इन्होंने कई जगह पर खाली जगह छोड़ दिया कि हो सकता है यहाँ पर क्या हो जाए, कोई और तत्व आए, यानी आगे चल के अगर कोई खोज होगी और कोई तत्व मिला तो उन तत्वों को हम इन रिक्त स्थानों में रख सकते हैं। इसीलिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी को बहुत ही अच्छा माना गया, क्योंकि इन्होंने पहले से ही कई सारे तत्वों का अनुमान लगा लिया था कि आगे चलकर कई सारे तत्व भी खोजे जा सकते हैं। सो दोस्तों ध्यान क्या रखना है, इनके गुण समान है दोस्तों, उनको कहाँ रखना है, एक वर्ग में रखना है। अब एक वर्ग में रखने के लिए कहीं कहीं पर परमाणु भार के क्रम को बदलना पड़ सकता है, और कहीं कहीं पर क्या करना पड़ सकता है, रिक्त स्थान को छोड़ना पड़ सकता है। सो दोस्तों ये सारा काम किसने किया, मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी ने किया। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी और मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के लक्षण आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लेकिन वो टॉपिक हम दोस्तों कब डिस्कस करेंगे दोस्तों, वो टॉपिक डिस्कस होगा हमारा कल। सो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और कई टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में। धन्यवाद।